साइंस इंजीनियरिंग में हर साल जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी का ट्रीटमेंट करवाने, उनमें तकरीबन 40% केसेस वो होते हैं जिनके अंदर किडनी की श्रिंकेज देखने को मिलती है। किडनी का काम होता है खून को साफ करना, खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। जिस टाइप का वेस्ट मटेरियल होगा वो उस टाइप का सिम्टम पैदा करेगा। ये पोटेशियम सुनने में तो लगता है, पेशेंट कभी भी नहीं कहता हमें आकर कि मेरा पोटेशियम बढ़ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी श्रिंकेज के बारे में कि किडनी श्रिंकेज क्या होती है, क्यों किडनी श्रिंकेज देखी जाती है, क्या रीज़न होते हैं इसके पीछे और किस वजह से किडनी श्रिंकेज के अंदर किडनी के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं और कैसे हम किडनी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम किडनी श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साइंस इंजीनियरिंग में हर साल जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी का ट्रीटमेंट करवाने, उनमें तकरीबन 40% केसेस वो होते हैं जिनके अंदर किडनी की श्रिंकेज देखने को मिलती है। मगर पेशेंट ये नहीं जानता कि किडनी की श्रिंकेज क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो ये किडनी की श्रिंकेज के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को कैसे श्रिंक कर देता है। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अबव बना रहता है, नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm of Hg। मगर अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाए, उसका ब्लड ज़्यादा फोर्स से उसकी किडनी में जाना शुरू करे, तो क्या होता है कि बार बार जब ब्लड जाता है किडनी की तरफ, तो जो किडनी की ब्लड सप्लाई होती है, जो उसे खून पहुँचा रही है, जो उसे न्यूट्रिशन पहुँचा रही है, तो वहाँ की जो वॉल्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उस पर बार बार वो स्ट्राइक करता है। अब आप खुद सोच सकते हैं किसी जगह पे बार बार स्ट्राइक पड़ता है, बार बार चोट पड़ती है, तो क्या होता है कि वहाँ का जो सेल्स है, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो हार्ड होना शुरू कर देते हैं। और जब चीज़ हार्ड होती है तो क्या होता है, जो साइज़ था, जो ब्लड सप्लाई का, जो आर्टरी का जो साइज़ था, वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। अब जब ये श्रिंकेज हो गई तो क्या होता है कि ब्लड सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में किडनी के अंदर एंटर नहीं कर पाता। अब जब किडनी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा ब्लड से, तो क्या होता है, किडनी अपने साइज़ को सिकुड़ना शुरू कर देती है और इस कंडीशन को कहते हैं किडनी श्रिंकेज। अब किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है खून को साफ करना, खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। उसमें क्रिएटिनिन भी है, यूरिया भी है, पोटेशियम भी है, ये सारा काम किडनी करती है। तो अगर किडनी साइज में छोटी हो रही है तो वो अपना जो ये काम होता है खून को साफ करना, खून को साफ करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये कम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी से बाहर नहीं जा पाता। तो कुछ जाता है, कुछ हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो आपको अपनी KFT रिपोर्ट के अंदर बढ़े हुए क्रिएटिनिन, बढ़े हुए यूरिया, बढ़े हुए पोटेशियम के रूप में देखने को आराम से मिल जाता है। अब जब आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी में आगे चलकर सिम्टम लेकर आता है। शुरू के स्टेजेस में आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। जब तक स्टेज 4 ऑफ किडनी फेलियर नहीं हो जाता, बॉडी के अंदर सिम्टम आने शुरू नहीं होते। जिस टाइप का वेस्ट मटेरियल होगा वो उस टाइप का सिम्टम पैदा करेगा। जैसे क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन जब बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वो क्या करेगा, आपके स्किन के अंदर इचिंग देगा, रैशेस देगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। मगर बताता किडनी के बारे में बहुत कुछ है, मगर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर। अगर आपके शरीर में यूरिया इकट्ठा हो रहा है तो क्या होगा कि आपको नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, सिर में दर्द बना रहेगा और आपको नींद ज़्यादा आएगी या नींद बिल्कुल नहीं आएगी और शरीर में फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ये सारे सिम्टम डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में किडनी को नुकसान होने की वजह से क्या चीज़ इकट्ठी हो रही है। जो चीज़ इकट्ठी होगी उसके हिसाब से आपकी बॉडी में सिम्टम आने शुरू होते हैं। अब सवाल उठता है कि इस किडनी श्रिंकेज को कैसे ठीक किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे बड़ा कारण क्या था किडनी श्रिंकेज के पीछे? आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर किडनी श्रिंकेज के मालूम होने के बाद भी बढ़ा रहता है, अगर वो आपका 120/80 या उससे नीचे नहीं आता, तो एक दिक्कत और होती है कि बढ़े हुए BP की वजह से किडनी को नुकसान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और आपके लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, वो स्टैटिक हो जाए, आगे ना बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किडनी को जो डैमेज चल रहा है हर मिनट, हर सेकेंड, जब आपका दिल धड़कता है, पहले उसको बंद करना पड़ेगा हर कीमत पर। और उसके लिए क्या करना है? हमें अपने BP को मैनेज करना है। अगर BP मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो आपकी किडनी को कोई भी नहीं बचा सकता।
तो सबसे पहला काम बीपी को मैनेज करना, और बीपी को मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। हो सकता है कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, किडनी श्रिंकेज देख रहे हैं और आपका बीपी अभी भी बढ़ा हुआ है, मेडिसिन लेने के बाद भी वो एक दिक्कत हो सकती है। मगर अगर आप सही तरीके से सही डाइट फॉलो करते हैं, सही मेडिसिन फॉलो करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आया जा सकता है और इसको लाने में टाइम भी नहीं लगता। अक्सर पेशेंट को लगता है कि हम जब आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करेंगे तो 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, फिर आगे टाइम लग जाएगा किडनी को श्रिंकेज से रोकने के लिए, मगर ऐसा नहीं देखा जाता है। जब कभी भी कोई पेशेंट हमारे पास साई संजीवनी में आता है तो हमारा टारगेट पहले 3 दिन का यही होता है कि उसके ब्लड प्रेशर को किसी भी कीमत पर नॉर्मल लेकर आया जाए। उसके लिए हम डाइट भी यूज़ करते हैं, उसके लिए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि किडनी को आगे डैमेज नहीं होगा, लेवल आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, उसके बाद नो फर्दर डैमेज। अब एक दिक्कत और है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है, किडनी इकट्ठा हुआ है, यूरिया इकट्ठा हुआ है। अब ये वेस्ट मटेरियल है। अब जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसे मैनेज करने का, उसे कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम इस तरह के खान पान लें, इस तरह की डाइट लें कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बने ही कम, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल बनेगा ही कम तो बॉडी को काम कम करना पड़ेगा, किडनी को कम काम करना पड़ेगा उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, क्योंकि किडनी को बाहर निकालना, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का काम सिर्फ किडनी ही कर सकती है, तो हमें किडनी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो हमें किडनी की ही खूबियों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर मान लो एक पेशेंट है, पेशेंट को ने अपनी किडनी दूसरे पेशेंट को दी, तो जो पेशेंट है उसके पास एक किडनी हो जाती है, मगर सिंगल किडनी होने के बाद भी उसके लेवल जंप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके बाद सिंगल किडनी हो गई, फंक्शन उसका 50% हो गया, बट लेवल इसलिए जंप नहीं करते क्योंकि हमारी किडनी के पास एक खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। अगर वो 20% की स्पीड से काम कर रही है तो उसे 40-50% पहुँचने में टाइम नहीं लगता। तो ये जो फंक्शन होता है किडनी का, ये तब अचीव होता है जब बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहाँ पर किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सके। हमें किडनी की इसी खूबी को यूज़ करना होता है हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन यूरिया को डाउन करने में, ऐसी कंडीशन लाने में जहाँ पे उसके लेवल बढ़े नहीं, घटने शुरू हो जाए। इसके लिए हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना शुरू करते हैं और जैसे ही किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी शुरू होती है, आपके क्रिएटिनिन यूरिया पोटेशियम बॉडी से बाहर जाना शुरू करता है और आपके लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। इस लेवल डाउन होने से सबसे बड़ा फायदा पेशेंट को ये होता है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से, क्रिएटिनिन यूरिया का बॉडी में लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को डायलिसिस के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, या जो पेशेंट को डर होता है कि उसे ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, वो उस चीज़ से बच जाता है। अब सवाल ये उठता है क्या किडनी श्रिंकेज रिवर्सिबल है? किडनी श्रिंकेज के जो केसेस साई संजीवनी में अब तक आए, जो हमने इतने हज़ारों पेशेंट को देखा, उसको देख के ये लगता है कि किडनी श्रिंकेज कुछ हद तक रिवर्सिबल होती है अगर आपके लेवल स्टार्टिंग की है 1.1, 1.2, अपना 2 तक जो होता है 2.5 तक, वो कुछ हद तक रिवर्स हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। मगर सारी के सारी जो किडनी बहुत ज़्यादा श्रिंक कर गई हो, वो उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि किडनी का साइज़ जो होता है वो हमारी मुट्ठी बराबर होता है और ये हमारे पीछे लगी होती है, और एक बार ये श्रिंक कर जाए, उसको रिवर्स करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है कि जो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उसके अंदर ब्लड को नॉर्मल करना शुरू करना पड़ता है। उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसे नॉर्मल करना पड़ता है, और वो तब हो पाता है सबसे पहले जब बीपी कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद पेशेंट की बॉडी में अगर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जो आर्टरीज हैं जो हार्ड हुई थी वो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो वो टिश्यू अपने आप दोबारा से नॉर्मल नेचुरल फॉर्म में आना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो नॉर्मल होता चला जाता है पेशेंट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलनी शुरू हो जाती है, और जब किडनी को ब्लड सप्लाई पूरी मिलेगी, न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, तो वो कुछ हद तक अपनी श्रिंकेज को रिवर्स कर देती है। अब एक किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के अंदर डाइट का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने खाने पीने से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नमक होता है, नमक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब एक किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के अंदर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डाइट से हम अपनी बॉडी के अंदर बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर के बारे में हम जानते हैं कि ये नमक ज़्यादा खाने से बढ़ता है। तो अगर हमें एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर उसे कंट्रोल करना है, बीपी को, उसके किडनी लेवल को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है कि पेशेंट को ऐसा डाइट देनी पड़ती है जिसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट कम हो, और सॉल्ट भी वो सजेस्ट करना पड़ता है जिससे बीपी ना बढ़ता हो। अब आप सोच रहे होंगे नमक तो सारे बीपी बढ़ाते हैं। सारे नमक बीपी बढ़ाते हैं, मगर कुछ ज़्यादा बढ़ाते हैं और कुछ कम बढ़ाते हैं। जो हम नॉर्मल अपने खाना खाने में खाते हैं वो होता है सी सॉल्ट, समुद्री नमक। ये जो नमक होता है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की ज़्यादा होती है। तो ये हम सभी किडनी फेलियर पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अवॉइड करें, ना खाएं। इसकी जगह हमें यूज़ करना होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मगर ये उतनी अमाउंट में नहीं बढ़ाता जितनी अमाउंट में आपका सी सॉल्ट बढ़ाता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो लाहौरी नमक, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, जो कि हम अक्सर फास्टिंग के टाइम, व्रतों के टाइम खाया जाता है, वो सॉल्ट का यूज़ करना शुरू करना पड़ता है। क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका उतना जंप नहीं करेगा जितना वो सी सॉल्ट के साथ करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो सॉल्ट हमने लेना होता है वो चुटकी भर लेना होता है। अगर आपने एक टाइम का खाना खाना है तो उस पूरे खाने के अंदर चुटकी भर नमक होगा। इससे ज़्यादा अगर नमक यूज़ करेंगे तो आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो सॉल्ट लेना है उसकी अमाउंट लिमिटेड है, 1 पिंच, और वो भी रॉक सॉल्ट। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में डॉक्टर को मदद मिलती है, आपको मदद मिलती है, आपकी किडनी को मदद मिलती है, और आगे से आपकी जो किडनी को नुकसान पहुंच रहा है वो रुक जाता है। दूसरी चीज़ किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है हाई क्रिएटिनिन लेवल, कि क्रिएटिनिन के लेवल बढ़े हुए रहते हैं। अब क्रिएटिनिन को समझने की कोशिश करो। क्रिएटिनिन जो है वो आपकी मसल्स में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जो मसल्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर बनता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक करता है तो क्या होता है कि ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने की वजह से बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो हमने वो नहीं होने देना। तो हमने पेशेंट को क्या करना होता है, हम पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट, हाई कार्ब डाइट पर रखते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें गेहूं, चावल की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आप रोटी खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, मगर दूध, दालें, अंडे, नॉन वेज हमें पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। जब हम ये कर देते हैं तो क्या होता है कि बॉडी जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उससे प्रोटीन बना लेती है। क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आप मॉलिक्यूल देखेंगे तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, और जब वो डाइजेशन में जाता है तो छोटे छोटे हिस्सों में बॉडी को डिवाइड करना पड़ता है अपने हिसाब से एनर्जी क्रिएट करने के लिए। मगर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल छोटा होता है और बॉडी उनको जोड़ के बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेती है और उसे यूज़ कर लेती है। तो अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी को हमने ठीक रखना है तो हमें उसे लो प्रोटीन या प्रोटीन फ्री डाइट पे मगर हाई कार्ब डाइट पे रखना पड़ता है। इससे बॉडी के अंदर किसी टाइप की डेफिशिएंसी भी नहीं आती, बॉडी अपना प्रोटीन खुद बनाना शुरू कर देती है और पेशेंट को किसी टाइप का नुकसान नहीं होता। मगर एक दिक्कत और होती है, जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। प्रोटीन लॉस होने की वजह से उनकी बॉडी में वेट लॉस देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलती है, फटीग देखने को मिलती है। इसे हमें काउंटर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है कि जो किडनी श्रिंकेज के केसेस हैं उनमें जो प्रोटीन लॉस है उसको बंद करना, और उसका तरीका भी वही सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है कि सबसे पहले बीपी पे कंट्रोल होगा, दूसरा काम होगा आपका प्रोटीन लॉस कम करवाया जाएगा और उसका प्रोटीन बंद कर दिया जाएगा। एक बार प्रोटीन बंद हो गया तो क्या, अब प्रोटीन बॉडी से बाहर नहीं जाता, वो प्रोटीन आपके ब्लड में बना रहता है और आपकी बॉडी को वो बिल्डअप करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बन रहा है, मसल मेटाबॉलिज्म से बन रहा है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करता है, बहुत ज़्यादा चलता है, थकावट होती है, या ट्रैवलिंग करता है तो थकावट होती है, ठंड लगती है, कांपता है, तो मसल्स में क्रिएटिनिन बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर पेशेंट को फीवर आता है तो क्रिएटिनिन का लेवल एकदम सडनली बहुत ज़्यादा जंप कर जाता है। तो हमें इन चीज़ों से अपनी बॉडी को अवॉइड करवाना होता है कि ये हमारी शरीर के अंदर नौबत ना आए। अगर पेशेंट इन चीज़ों को समझ जाता है, क्रिएटिनिन को समझ जाता है, तो वो काफ़ी हद तक अपनी किडनी को समझ जाता है। क्योंकि क्रिएटिनिन खुद में तो बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रोडक्ट नहीं होता, पॉइजनस नहीं होता, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर मसल्स क्रैम्प, इचिंग, स्किन रैश पैदा करता है। मगर ये किडनी के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि किडनी कितना काम कर रही है, कितनी अच्छे तरीके से किडनी को बाहर निकालने में वो कामयाब हो रही है, कितना उसको मैनेज कर पा रही है। तो इसी की आइडिया पे, क्रिएटिनिन के लेवल के आइडिया पर ही आपका जीएफआर निकाला जाता है और इसी के आइडिया पर आपका बताया जाता है कि किडनी फेलियर की कौन सी आपकी स्टेज है। क्योंकि इसकी
जो वैल्यू होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के अंदर हमें एक दिक्कत और देखने को मिल रही होती है, वो है हाई पोटेशियम लेवल। ये पोटेशियम सुनने में तो लगता है, पेशेंट कभी भी नहीं कहता हमें आकर कि मेरा पोटेशियम बढ़ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेशेंट को पोटेशियम की वैल्यू नहीं पता होती। उसे सिर्फ किडनी के बारे में पता होता है, किडनी मेरा बढ़ता जा रहा है, मेरा जीएफआर घटता जा रहा है, मगर पोटेशियम किडनी से कई हजार गुना ज़्यादा खतरनाक होता है और वो किसी को भी डेथ दे सकता है बिना बताए। मैं आपको समझाता हूँ। पोटेशियम जो है हमारी मसल्स को ताकत देता है जब वो सही अमाउंट में है, मगर जब उसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा होनी शुरू होती है तो ये हमारी मसल्स में फटीग पैदा करता है, थकावट पैदा करता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ है जो धड़कता है बार बार। अगर आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होनी शुरू होती है तो आपकी जो मांसपेशियां हैं हार्ट की, वो भी थकना शुरू कर देती हैं, वो सही तरीके से बीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट होती है वो अरिदमिक होती है, यानी वो अनइवन होनी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से अगर इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है, पोटेशियम का लेवल और बढ़ता है, तो पेशेंट को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ जाता है और ये पेशेंट को बिना बताए होता है। तो हम नहीं चाहते कि भी किसी भी पेशेंट को इस टाइप की दिक्कत हो और ऐसी कोई इमरजेंसी क्रिएट हो, तो पेशेंट को अपना पोटेशियम को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब जो पोटेशियम है हमारी बॉडी में जाता कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किडनी श्रिंकेज के पेशेंट के लिए। पोटेशियम हमारी हर खाने पीने की चीज़ के अंदर, आप कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे उसके अंदर आपका पोटेशियम जाएगा ही जाएगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर नेचुरल वे में कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा कम होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमें इन चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना पड़ता है, हमें वो चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो, जिससे हमारी बॉडी में कम पोटेशियम जाए और हमें इस टाइप की दिक्कत से हम बच जाए। तो मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किडनी श्रिंकेज के पेशेंट को पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वेजिटेबल से, सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियाँ हमारे मेन जो रह जाता है, क्योंकि दालें बंद हो गई, नॉनवेज बंद हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, सब्जियाँ ही बची। अब सब्जियों के अंदर भी हमने ध्यान क्या देना होता है कि जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है वो हमने नहीं खानी होती। जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, बिल्कुल नहीं खाना, सिवाय तीन के, गाजर, मूली और प्याज, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो भी हमने नहीं खानी होती, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, पुदीना, धनिया, ये सारी सब्जियों से हमने अपने आप को अवॉइड करना होता है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जो सब्जियां फल की तरह लगती हैं किसी पेड़ पे, पौधे पे, उनमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो हम घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, भिंडी, टमाटर, बैगन, ये सारी सब्जियां खा सकते हैं। अगर कोई सब्जी आपके एरिया में मिलती है और वो आपको पता है कि वो प्लांट पे लगती है, एज ए फ्रूट लगती है, तो वो आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, आपको किसी टाइप का डैमेज नहीं देखने को मिलता, पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी में नहीं बढ़ती। अब चलते हैं हम फ्रूट्स की तरफ कि कौन से फ्रूट एक किडनी फेलियर के पेशेंट को, किडनी श्रिंकेज के पेशेंट को खाने चाहिए। अगर हम फ्रूट्स के बारे में बात करें तो फ्रूट्स ऑलमोस्ट सारे अलाउड होते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शन है उसमें भी, जैसे बनाना है, केला, कीवी, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट और आपका एवोकाडो। ये जो फ्रूट्स हैं ये आपने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं वो पेशेंट को दिए जा सकते हैं, मगर उसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो 1 कप होती है, यानी 1 सेब खा सकते हैं या 1 कप पपीता, आप 2 चीकू खा सकते हैं या 1 कप पाइनएप्पल, तो कुछ भी खाइए, उसकी जो अमाउंट होगी वो अप्रॉक्सीमेट 1 कप होगी। अगर आप इसे क्रॉस करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू करते हैं, तो नुकसान क्या होगा, वही पोटेशियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर पोटेशियम की मात्रा 7+ होनी शुरू हो जाती है तो पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस करवा दिया जाता है। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है, इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, तो हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ता है। पोटेशियम रिच आइटम कुछ ऐसी भी होती हैं जो हम सब्जियों और वेजिटेबल से अलग खाते हैं, अगर वो हम गलती से भी खा रहे हैं तो भी हमारा पोटेशियम बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा जाता है। सबसे पहले उसमें आता है गुड़। सर्दियाँ होती हैं, लोग गुड़ खाना शुरू करते हैं, गुड़ की चीज़ें खाना शुरू करते हैं, मगर उन पेशेंट के अंदर पोटेशियम बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, तो गुड़ हमें पूरी अच्छी तरीके से अवॉइड करना होता है। तो गुड़ हो गई, शक्कर हो गई, हमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ जो होते हैं, पेशेंट जूस पीना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को लगता है कि मैं जूस पीऊँगा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा, बॉडी में विटामिन मिनरल्स आएंगे। विटामिन मिनरल्स जाते हैं, सही बात, मगर साथ में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा जाती है। इसको समझना है तो आप एक छोटा सा इमेजिन करिए कि आपने अगर 1 कप फ्रूट खाया तो आपके अंदर 1 कप का पोटेशियम गया, मगर जब आपने 1 कप जूस पिया तो आपने कितनी अमाउंट में जो फ्रूट थे वो लिए और उसका जूस निकाला,
क्योंकि जब हम जूस पीते हैं, जूस की अमाउंट कम निकलती है और हम उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स लेते हैं, तो क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा जंप करना शुरू करती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। और बिल्कुल सेम ऐसा गुड़ के साथ होता है कि अगर आप गन्ना चूसेंगे तो 1 फांक 2 फांक इससे ऊपर नहीं जाएगा, मगर अगर आप जूस पिएंगे तो पूरे गन्ने के अंदर जो पोटेशियम है वो थोड़े से गुड़ के अंदर आपके अंदर चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने गुड़ को अवॉइड करना है, हमें जूसेस को अवॉइड करना है, हमें जूसेस नहीं पीने। तीसरी चीज़ होती है आपका लो सोडियम सॉल्ट, क्योंकि पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन दिक्कत है और अक्सर हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप लो सोडियम सॉल्ट का चुनाव कीजिए, मगर वहाँ पर ये नहीं बताया जाता है कि लो सोडियम सॉल्ट के लिए उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है। और पोटेशियम जो है, अगर पोटेशियम क्लोराइड उस सॉल्ट के अंदर ज़्यादा है तो वो एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमने लो सोडियम सॉल्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना होता। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के चक्कर में ये ना हो कि आपको एकदम डायलिसिस करवाना पड़ जाए, तो हमने उस चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरीके से अवॉइड करना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक्स में हमें देखने को नहीं मिलती, मगर अपने एक्सपीरियंस से अपने पेशेंट्स को जब हम देखते हैं, जब पोटेशियम का बढ़ा हुआ होता है, जब हम उनसे पूछते हैं बताओ क्यों बढ़ा, क्या खाया क्या नहीं खाया, तो उन चीज़ों के अंदर ये फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है कि ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पोटेशियम का बढ़ना, जब पेशेंट हर टाइप की डाइट को फॉलो कर रहा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कभी भी इन चीज़ों को मत खाइए। अगर खाएंगे तो थोड़ा सा डेंजरस चीज़ हो जाती है। अगर आप डाइट सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपका पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो सब्जियों के अंदर लो पोटेशियम सब्जियों के अंदर जो पोटेशियम है उसको भी बाहर निकालना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी में कम मात्रा में पोटेशियम जाए और आपके लेवल नॉर्मल होने शुरू हो जाए। तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि लीचिंग, कि सब्जियों को जो हमने आपको बताया घिया, तोरी, परवल, पैठा, उनको धोया जाए, धोने के बाद उन्हें काटा जाए, काटने के बाद उसको 2-4 घंटे पानी में छोड़ दिया जाए। अब पानी में छोड़ने से क्या होता है कि सब्जियों के अंदर जो पोटेशियम होता है वो निकल के पानी में आ जाता है, और वो सब्जियां जब आप पेशेंट को देंगे तो पेशेंट का पोटेशियम जो बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में आना शुरू होता है। मगर ये उन्हीं पेशेंट को करना चाहिए जिनको डाइट फॉलो करने के बाद भी हाई पोटेशियम की दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब आप पोटेशियम को सब्जियों से निकालते हैं तो जो सब्जियों के अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं और बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो लीचिंग प्रोसेस को तब यूज़ किया जाए जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जो हम अक्सर वीडियोस और देखते हैं यूट्यूब पे, उनके अंदर लीचिंग का बताया जाता है, मगर लीचिंग से नुकसान भी है, और वो नुकसान यही है कि पोटेशियम के साथ साथ सारा विटामिन मिनरल्स निकल गया, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो और वीक होनी शुरू हो जाती है। तो लीचिंग को मैं पर्सनली एडवाइस उन्हीं पेशेंट को करता हूँ जिनको ज़रूरत है। सभी के पेशेंट को लीचिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आप काफ़ी कुछ समझ गए किडनी फेलियर के बारे में, किडनी श्रिंकेज के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप रिपोर्ट्स देखें, कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यू सुने, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन चीज़ों का रिजल्ट आता है किसी पेशेंट के ऊपर, कैसे उसके लेवल कंट्रोल होते हैं, कैसे उसका पोटेशियम कंट्रोल में होता है। ये सब आप अब देखेंगे। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। एकदम स्वेलिंग आई थी, स्वेलिंग पैर में आई थी, पैर में और यहाँ चेहरे पे। उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है। मॉर्निंग का जो है, जो मैं फास्टिंग के लेता हूँ, वो नियर अबाउट 78, 90, 100 से नीचे रहती है। यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ। संदीप जी, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2 महीने पहले, तो क्या कंडीशन थी? सांस चढ़ती, सांस फूलती थी और 1-2 कदम भी चला नहीं जाता था। अच्छा। और उल्टियाँ आती थी। उल्टियाँ आती नहीं थी, बट मन करता था। फीवर आ जाता था, उठा नहीं जाता था।
और पैरों में दर्द रहता था। डायलिसिस 2 बार करवाता था, 2 बार होने के बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी सेहत नहीं रहती। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने हो गए। 2 महीने में मेरा क्रेटिनिन अब 7-7 आ गया है। पोटेशियम का भी थोड़ा सा पोटेशियम भी बढ़ रहा था, वो भी लो आ गया। बिल्कुल अभी थोड़ी फुर्ती है। और पहले से तो मैं बहुत पैदल भी चले 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ।